राजस्थान की सियासत में पिछले एक महीने से जारी ड्रामा अब खत्म हो गया है। बगावती रुख दिखाने वाले सचिन पायलट अब मान गए हैं। सचिन पायलट का कहना है कि पार्टी के हित में मुद्दों को उठाना जरूरी था, पद की लालसा नहीं, सम्मान की लड़ाई थी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान उनकी तरफ से आया है कि अब पार्टी में सब ठीक है, कोई भी विधायक उनका साथ छोड़कर नहीं गया है। गहलोत ने यह भी कहा है कि 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है जो सभी विवादों को सुलझाएगी। गहलोत ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार गिराने की साजिश फेल हो गई है। राजस्थान में सियासी संकट खत्म हो गया है। गांधी परिवार के सीधे हस्तक्षेप से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच महीने भर से चली आ रही खींचतान सुलझ गई है। सचिन पायलट ने कहा कि मुझे किसी पद का लालच नहीं, लेकिन लोगों से किए गए वादे तो पूरे होने चाहिए। तथा जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात हम लोगों ने करी थी वो बनी रहे। जम्मू और कश्मीर घाटी के एक जिले में ट्रायल के तौर पर 15 अगस्त के बाद 4G इंटरनेट सेवा का ट्रायल शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह जानकारी दी है। सरकार ने बताया कि इसकी 2 महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन क्षेत्रों में 4G सेवा शुरू की जा सकती है उनकी पहचान की जाएगी और फिर बाद में 4G सेवाएं दी जाएंगी। एससी ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के रुख की सराहना की है। एजी ने अदालत को बताया कि समिति का मानना है कि शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों के लिए लैंडलाइन के माध्यम से ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध है। केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान हादसे की वजह शायद खराब मौसम नहीं है। पूरे मामले की जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण टचडाउन में देरी हो सकती है। अधिकारी ने बताया कि जांचकर्ता ह्यूमन एरर और इक्विपमेंट फेलियर दोनों को हादसे के संभावित कारणों के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 9000 फीट का रनवे था, जो कि काफी लंबा रनवे है। ऐसा रनवे बड़े विमानों के लिए पर्याप्त होता है, इसलिए छोटे प्रकार के विमान रनवे की लंबाई की शिकायत नहीं कर सकते। मणिपुर विधानसभा में भारी हंगामे के बीच बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। सीएम एन बीरेन सिंह विधानसभा में बहुमत साबित करने में सफल रहे। विपक्ष ने सदन में भारी हंगामा किया क्योंकि स्पीकर ने उनके अविश्वास प्रस्ताव को नहीं लिया। विपक्षी नेताओं ने स्पीकर के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन पर कुर्सियां भी फेंकी। स्पीकर के फैसले का बचाव करते हुए सीएम बीरेन सिंह ने कहा कि वे जीत गए क्योंकि उनके पास संख्या है। उधर विपक्ष के नेता ओ इबोबी सिंह ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। वहीं वोटिंग के बाद कांग्रेस के 6 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। और अब बात बाजार की, तो कारोबारी हफ्ते में लगातार दूसरे दिन बाजार आज हरे निशान में बंद हुआ। बैंकिंग और मेटल शेयरों में खरीदारी ने बाजार को मजबूती दी। आज निफ्टी 11300 के अहम लेवल के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स भी 225 अंकों की तेजी के साथ 38400 के पार बंद हुआ। फार्मा और आईटी को छोड़ बाकी सभी सेक्टर हरे निशान में बंद हुए। ग्लोबल बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के चलते भारतीय बाजारों ने शानदार प्रदर्शन किया है। सोने चांदी की लंबी तेजी पर आज बड़ा विराम लग गया। रूस में कोरोना के पहले वैक्सीन की खबर से आज भारी मुनाफा वसूली सोने चांदी में देखने को मिली। एमसीएक्स पर सोना आज 1600 रुपए से ज्यादा टूट गया और इंट्राडे में भाव 53,100 रुपए तक लुढ़क गया। तो वही चांदी इंट्राडे में 4000 रुपए से ज्यादा टूट गई। चांदी इंट्राडे में 71,000 रुपए से नीचे फिसल गई। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय से कोरोना के पहले वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। इस खबर से गिरावट ज्यादा गहराई है, साथ ही डॉलर में कमजोरी से भी दबाव बना है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया आज 12 पैसे चढ़कर 74 रुपए 78 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी और भारतीय शेयर बाजार में तेजी के चलते रुपए को सपोर्ट मिला। आज रुपए डॉलर के मुकाबले 74 रुपए 83 पैसे पर खुला। उसके बाद रुपया लगातार मजबूत होता गया और अंत में 74 रुपए 78 पैसे पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान रुपए ने 74.77 का स्तर भी छुआ।
देश के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक के 15,000 करोड़ का QIP लॉन्च कर दिया है। बैंक ने इसका फ्लोर प्राइस 351 रुपए 36 पैसे तय किया है। दरअसल आरबीआई ने बैंकों को एडवांस में पूंजी जुटाने को कहा था, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण एनपीए में भारी बढ़ोतरी की आशंका है। आईसीआईसीआई बैंक ने जून तिमाही में इसके लिए 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। आपको बता दें कि हाल ही में एचडीएफसी ने भी 14,000 करोड़ रुपए जुटाए और इसके अलावा एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने भी पूंजी जुटाई। संकट से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया में एलआईसी कोई हिस्सा नहीं खरीदेगी। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एलआईसी इस बारे में कोई विचार नहीं कर रही है। एलआईसी ने हिस्सा खरीद की खबरों को निराधार बताया है। सूत्रों का कहना है कि एलआईसी के लिए वोडाफोन आइडिया में हिस्सा खरीदने की कोई तर्कसंगत वजह नहीं है। दरअसल खबरें थी कि एलआईसी वोडाफोन आइडिया में हिस्सा खरीद सकती है। रिटेल निवेशकों के लिए सरकारी बॉन्ड की खरीदारी आसान बनाने पर काम शुरू हो गया है। जी बिजनेस को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सेबी ने इसको लेकर पहल की है। रिटेल निवेशकों को डीमैट के जरिए सरकारी बॉन्ड की खरीदारी की सुविधा मिल सकती है। इसे लेकर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने चर्चा शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया पर राय देने के लिए एक सब कमेटी भी बनाई जाएगी। कमेटी में एक्सचेंजेस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस के लोग होंगे। साथ ही आरबीआई, वित्त मंत्रालय, डिपॉजिटरीज के प्रतिनिधि भी जुड़ेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम निपटारे पर राहत की खबर है। इंश्योरेंस रेगुलेटर एडाई ने टीपीए यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स को बीमा कंपनियों की ओर से क्लेम के पेमेंट के फैसले नहीं लेने का निर्देश दिया है। इसका मतलब यह है कि टीपीए अब सिर्फ पॉलिसी धारक और बीमा कंपनी के बीच क्लेम की प्रोसेसिंग करेगा। फिलहाल जब भी कोई पॉलिसी धारक हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम फाइल करता है तो टीपीए से संपर्क करना पड़ता है। हाल ही के दिनों में टीपीए के खिलाफ मिल रही शिकायतों के चलते एडाई ने यह कदम उठाया है। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच 5G नेटवर्क से चीन की कंपनियों को बाहर करने की मांग उठने लगी है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद को चिट्ठी लिखकर यह मांग की है। संगठन का कहना है कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और डेटा सुरक्षा के लिए यह प्रतिबंध बेहद जरूरी है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भारतीय ने कहा कि चीन की हुआवे और ZTE को भारत में 5G नेटवर्क रोल आउट में भाग लेने पर प्रतिबंध तो लगाना ही चाहिए। इसके साथ ही सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि इन दोनों चीनी कंपनियों की तकनीक और उनके उपकरणों को कोई भी कंपनी 5G नेटवर्क रोल आउट में इस्तेमाल ना करे। थोक मंडी में प्याज की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। नासिक में लासलगांव मंडी में प्याज का थोक भाव 100 रुपए प्रति क्विंटल तक लुढ़क गया है। हालांकि अच्छी क्वालिटी के प्याज की कीमत अभी 300 रुपए से 400 रुपए प्रति क्विंटल है। सप्लाई बढ़ने से थोक मार्केट में ये गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन रिटेल में प्याज के भाव अब भी 20 रुपए किलो हैं। किसानों को तो भाव नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ग्राहक भी इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। थोक से 7 गुना ज्यादा भाव रिटेल में ग्राहकों को देना पड़ रहा है। दिग्गज कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी गोदरेज अप्लायंस ने कोरोना से बचने के लिए यूवी बेस्ड डिसइंफेक्टिंग डिवाइस लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि गोदरेज वीरोशील्ड 99% तक कोरोना वायरस को 2 से 6 मिनट में खत्म कर देता है। कंपनी के मुताबिक ICMR लैब से भी इसे सर्टिफाइड किया गया है। सब्जी, मोबाइल फोन, पार्सल जैसे सामान को इसके जरिए डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। कंपनी ने इसकी कीमत 9,490 रुपए रखी है। And it has been certified by a panel that it can disinfect COVID-19 virus more than 99% if it is on for 2 to 6 minutes.
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में बेटियों को भी पिता या पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार माना है। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच के फैसले में साफ कहा गया है कि यह उत्तराधिकार कानून 2005 में संशोधन की व्याख्या है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि बेटियां हमेशा बेटियां रहती हैं, बेटे तो बस विवाह तक ही बेटे रहते हैं। यानी 2005 में संशोधन किए जाने से पहले भी किसी पिता की मृत्यु हो गई हो तब भी बेटियों को पिता की संपत्ति में बेटे या बेटों के बराबर हिस्सेदारी मिलेगी। ऐसे में 9 सितंबर 2005 को यह संशोधन लागू होने से पहले भी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो और संपत्ति का बंटवारा बाद में हो रहा हो तब भी यह हिस्सेदारी बेटियों को देनी होगी। यूपी के बुलंदशहर की सुदीक्षा भाटी की मौत को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। सुदीक्षा की मौत को लेकर बुलंदशहर के डीएम का यह कहना है कि यह दुर्घटना का मामला है। डीएम के मुताबिक बाइक सुदीक्षा का नाबालिग भाई चला रहा था और उसने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था। लड़का बाइक को संभाल नहीं पाया और आगे खड़ी बाइक से टकरा गया, जिसके बाद सुदीक्षा बाइक से गिर गई और उसके सिर में चोट लगी। बाद में अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि सुदीक्षा की मौत मनचलों की वजह से हुई है। मायावती ने कहा कि मनचलों की वजह से सुदीक्षा के हादसे में मौत हुई। वो एक होनहार छात्रा थी। मायावती ने यूपी सरकार से इस मामले में तुरंत दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि 20 अगस्त को सुदीक्षा भाटी वापस अमेरिका लौटने वाली थी। कोरोना की वजह से सुदीक्षा भाटी जून के पहले हफ्ते में अमेरिका से वापस आई थी। यूपी के बागपत में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संजय खोखर को 3 अज्ञात बदमाशों ने 4 गोली मारी। पुलिस के मुताबिक वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, तभी बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। मशहूर शायर राहत इंदौरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 70 साल के थे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद राहत इंदौरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इंदौर के कलेक्टर ने उनके निधन की पुष्टि की है। जिलाधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि कोविड-19 से संक्रमित इंदौरी का इलाज के दौरान निधन हो गया। उन्होंने बताया कि इंदौरी हृदय रोग, किडनी रोग और मधुमेह सरीखी पुरानी बीमारियों से पहले से ही पीड़ित थे। रिया चक्रवर्ती के सुशांत केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को अपने फैसले में यह तय करेगा कि बिहार में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर किया जाए या नहीं। आज हुई सुनवाई में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को लिखित में जवाब देने के लिए गुरुवार तक का समय दिया है। आज जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच में पूरे मामले की सुनवाई हुई। सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह बिहार सरकार की तरफ से, एएम सिंघवी महाराष्ट्र सरकार, श्याम दीवान रिया की तरफ से और विकास सिंह सुशांत सिंह की फैमिली का पक्ष रखने पहुंचे। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में प्रवर्तन निदेशालय की जांच जारी है। आज दोपहर सुशांत की बहन नीतू पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंची। ये पहली बार है जब सुशांत के परिवार के किसी सदस्य को ईडी ने तलब किया। वहीं सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से भी ईडी ने गहन पूछताछ की है। नच बलिए 10 टीवी की दुनिया का मोस्ट अवेटेड शो है जो बहुत जल्द ही अपनी वापसी करने को तैयार है। पिछले साल ये शो सलमान खान प्रोडक्शन के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया था, जबकि अब सूत्र बता रहे हैं कि इस बार सलमान इस शो के प्रोड्यूसर नहीं होंगे। वहीं जजों की बात करें तो अयान मुखर्जी, तब्बू, जूही चावला, करिश्मा कपूर, इम्तियाज अली और विद्या बालन सहित अन्य हस्तियों से बात चल रही है। बजट और एक्टर्स के टाइम को ध्यान में रखते हुए शो की टीम आखिरी फैसला लेगी। जी बिजनेस ने पिछले महीने ही आपको एक्सक्लूसिवली बताया था कि जॉन अब्राहम जल्द ही अर्जुन कपूर और रकुल प्रीत सिंह के रोमांटिक पीरियड ड्रामा फिल्म में स्पेशल कैमियो के लिए शूट करने वाले हैं। काशवी नायर की इस डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म में सिर्फ जॉन के अलावा अब अदिति राव हैदरी का नाम भी जुड़ गया है। दोनों ही एक्ट्रेस फ्लैशबैक स्टोरी में का हिस्सा होंगे। दोनों ने फिल्म के लिए डेट्स दे दी हैं और सूत्रों की माने तो 23 अगस्त से 29 अगस्त के बीच इनके सीन
शूट किए जाएंगे। आज से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाइयों का दौर शुरू हो गया है, जो 12 अगस्त की देर रात तक चलेगा। लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया पर बधाइयां दे रहे हैं। वहीं बॉलीवुड सितारों ने भी जन्माष्टमी 2020 की शुभकामनाएं फैंस को दी हैं। अमिताभ बच्चन, नीतू कपूर, कंगना रनौत, शिल्पा शेट्टी, कुंद्रा, अनुपम खेर, काजोल समेत तमाम सितारों ने जन्माष्टमी पर कान्हा की तस्वीर शेयर की और लोगों को शुभकामनाएं दी। क्रिकेटर सुरेश रैना ने अपने दोनों हाथों पर 3 टैटू बनवाए हैं। रैना ने एक हाथ पर प्रियंका और ग्रेसिया लिखवाया है तो दूसरे हाथ पर रियो लिखवाया है। रैना की पत्नी का नाम प्रियंका है जबकि बेटी का नाम ग्रेसिया है। रैना ने अपने इंस्टाग्राम पर टैटू के साथ अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा कि मुझे जीने की वजह ये देते हैं। सुरेश रैना उन भारतीय क्रिकेटर्स में हैं जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। 33 साल के रैना फिलहाल टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। 2018 में आखिरी इंटरनेशनल मैच उन्होंने खेला था। रैना को उम्मीद है कि वो लिमिटेड ओवर क्रिकेट के लिए टीम में वापसी जरूर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने 2002 में शारजा में खेले गए टेस्ट मैच में पाकिस्तान के शोएब अख्तर के साथ हुई नोकझोंक को याद किया है। हेडन ने उस घटना को याद करते हुए कहा कि वो शोएब अख्तर को मैं उन्हें बी ग्रेड एक्टर कहेंगे और हेडन ने कहा कि वो शारजा में खेल रहे थे और तापमान 48 डिग्री था। ऐसे में जब टीम मैदान पर उतरी तो अख्तर ने कहा कि आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। हेडन ने भी चुनौती स्वीकार करते हुए कहा कि वो उसके लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि उस मैच में पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया था। टीम इंडिया के स्पिनर यजुवेंद्र चहल की हमसफर कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा होंगी। 8 अगस्त को यजुवेंद्र चहल ने सोशल मीडिया पर अपनी रोका सेरेमनी की तस्वीर शेयर करके फैंस को चौंका दिया था। रोका सेरेमनी के बाद ये कपल मुंबई एयरपोर्ट पर पहली बार साथ नजर आया। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि धनश्री वर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुद को डॉक्टर, कोरियोग्राफर और यूट्यूबर के रूप में दिखाया है। वो इंस्टाग्राम पर अपने डांस के वीडियो शेयर भी करती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके करीब 5 लाख फॉलोअर्स हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने भी रामलला के दर्शन की इच्छा जाहिर की है। दानिश ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जरूर जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो एक हिंदू हैं और भगवान राम के भक्त हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम अगर उन्हें बुलाएंगे तो वो जरूर जाएंगे। कनेरिया ने ट्वीट कर लिखा कि उनके लिए एक धार्मिक स्थान है और अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं निश्चित रूप से अयोध्या आना चाहूंगा। कोरोना से पीड़ित हॉकी टीम खिलाड़ी मनदीप सिंह की हालत गंभीर बताई गई है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मनदीप का हेल्थ अपडेट जारी किया है, जिसके मुताबिक मनदीप का ब्लड ऑक्सीजन लेवल सामान्य से काफी कम हो गया है। इसके बाद उन्हें बेंगलुरु के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक की तैयारी के लिए हॉकी टीम का नेशनल कैंप 20 अगस्त से शुरू होना है और बीते 4 अगस्त से खिलाड़ी बेंगलुरु में क्वारंटाइन हैं। टीम के 20 खिलाड़ियों का टेस्ट किया गया है जिसमें 6 पॉजिटिव निकले।